तो ये तस्वीरें एक और आपको दिखा रहे हैं फेसबुक के लिए, कैसे युवाओं ने देखिए बैरिकेड्स तोड़ दिए। नेपाल पुलिस वहां तैनात थी, इनको रोक रही थी, लेकिन ये रुकने को तैयार नहीं थे। ये मनमानी पर उतारू थे और इसी मनमानी में इन्होंने तोड़फोड़ की, इन्होंने आगजनी की और उसके बाद नियंत्रण करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं। और स्थिति इतनी भयावह हो गई, सिर्फ काठमांडू में ये प्रदर्शन नहीं हुए हैं, नेपाल में अलग अलग जगहों पर ये युवा सड़कों पर दिखाई दिए और मांग इनकी यही थी कि सोशल मीडिया जो बैन किया गया है उसे अपलिफ्ट कर दिया जाए। चलिए अब पूरी खबर ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, डिटेल में बताते हैं हुआ क्या है नेपाल में। नेपाल में 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया गया है। आर्थिक असमानता का विरोध किया गया, सड़कों पर हजारों जेन जी के लोग उतरे, युवा उतरे, पुलिस से झड़प हो गई, बैरिकेड्स तोड़े गए और इसके बाद संसद परिसर में आग लगा दी गई। काठमांडू में ऐसे हालातों में कर्फ्यू लगाना पड़ा है। टिकटॉक, रेडिट का भी इस्तेमाल यहाँ पर जो कर रहे थे वो लोग इकट्ठा हुए। ओली ने कानून व्यवस्था का वादा किया, उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था आप सुनिश्चित रखिए, इस तरह से नहीं चलेगा। जेन जी की मांग बैन को हटाया जाए और इसी मांग को लेकर वो सड़कों पर दिखाई दिए। प्रदर्शनकारियों पर सरकार सख्त दिखाई दे रही है, विद्रोहियों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया गया है, शूट एट साइट का आदेश दिया गया है, तोड़फोड़ करने पर गोली मारने का आदेश दिया। तो सरकार बहुत सख्त हो गई है क्योंकि कानून लगातार जेन जी हाथ में ले रहा है। ऐसे में सरकार का भी रवैया अब सख्त होता दिखाई दे रहा है। इस मामले को लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली का क्या कहना है? क्या वो कह रहे हैं सोशल मीडिया कंपनियों पर बैन को लेकर राष्ट्रीय आत्मसम्मान से क्या बड़ी हो चुकी है इनके लिए, ये सवाल वो पूछ रहे हैं। और क्या अब जेन जी को देश से ज्यादा इन रील्स से प्यार है? सुनिए। खाली घाक बुद्धिजीवीहरूको एउटा घाक पत्रिकामा मुझे पता चला है कि जेन जी रिबेलियन की प्लानिंग हो रही है। हम प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया नेटवर्क के खिलाफ नहीं हैं, हम कानूनहीनता, घमंड और हमारे देश को नीचा दिखाने के खिलाफ हैं। 1 साल से हम सोशल नेटवर्क को बता रहे थे नेपाल के कानून के तहत रजिस्टर करो, टैक्स दो और जवाबदेही बनो, लेकिन उन्होंने जवाब दिया हम तुम्हारे संविधान को नहीं जानते। फिर बुद्धिजीवी शिकायत करते हैं 4 नौकरियां चली गई, लेकिन क्या 4 नौकरियां राष्ट्रीय आत्मसम्मान से बड़ी हैं? आत्मसम्मान के लिए शायद 4 नौकरियां 4 दिन के लिए चली जाएं, लेकिन नई नौकरियां आएंगी। वे एक साथ ऑपरेटर, मैनेजर और कंज्यूमर नहीं बन सकते। कोही पनि व्यापारीले, कोही पनि कारोबारीले नेपालको कानुनमा बाँधिनु पर्छ भन्ने कुरा। नेपाल की राजधानी काठमांडू में ये जेन जी तब सड़कों पर नहीं आए जब उन्हें नौकरी की जरूरत थी, ये तब सड़कों पर नहीं उतरे जब महंगाई बढ़ रही थी नेपाल में। ये जेन जी शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास को लेकर सड़कों पर नहीं आए, लेकिन जैसे ही बात रील्स पर आई, सोशल मीडिया पर आई, तो ये संसद भवन में आग लगाने पहुंच गए। अब ऐसे में आप इन सोशल मीडिया कंपनी से पनपते खतरे को भी महसूस कर सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। संसद परिसर में प्रदर्शनकारी, सरकारी भवनों में तोड़फोड़, आगजनी और लाठीचार्ज। नेपाल में सिस्टम डिरेल हो गया। जेन जी का गुस्सा फूटा। करप्शन और ऐप बैन के फैसलों पर नाराजगी सड़कों पर आ गई। हजारों की तादाद में युवाओं ने मोर्चा खोला। दोपहर करीब 12 बजे प्रदर्शन की शुरुआत हुई। जब तक नेपाल में पुलिस और सेना को कुछ समझ आता, तब तक नेपाल की सड़कों पर हुजूम उमड़ पड़ा। सड़कों पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा था। बैरिकेडिंग तोड़ दी गई। हाथों में झंडा और तख्ती लेकर प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे थे। नेपाल की पुलिस और सेना लाचार दिखी। पहले लाठियां बरसाई गई, फिर आंसू गैस के गोले दागे गए, लेकिन सब बेअसर। तकरीबन 1 घंटे के अंदर काठमांडू की सड़कें रणभूमि बन गई। नेपाल की पुलिस और सेना ने अपने ही लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया, लेकिन भीड़ पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी। दोपहर करीब 3 बजे प्रदर्शन और उग्र हो गया। कुछ प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। संसद परिसर पर कब्जा कर चुके प्रदर्शनकारियों ने आगजनी शुरू कर दी। नेपाल की संसद में धुआं उठने लगा। तस्वीरें पूरी दुनिया के सामने हैं। सोशल मीडिया साइट्स पर बैन का फैसला अब लोगों की जान ले रहा था। प्रदर्शनकारियों के निशाने पर केवल संसद भवन ही नहीं, बल्कि राजनेताओं की आवाज भी आई। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के मंत्रियों की घेराबंदी शुरू कर दी थी। पूरे इलाके को तुरंत किले में तब्दील किया गया, लेकिन प्रदर्शनकारियों के गुस्से के आगे सारी दीवारें टूट गईं। काठमांडू में प्रदर्शनकारियों के सैलाब ने पूरे शहर पर कब्जा कर लिया।
सरकार पर आदेश थोपने का आरोप है। सोशल मीडिया पर बैन को लेकर जेनजी में उबाल है। खबर है कि इस प्रदर्शन को फैसला वापस लेने तक जारी रखा जाएगा। कल यानी 9 सितंबर को लेकर तैयारी और बढ़ी है। देश के अलग अलग हिस्सों में युवा इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए निकल चुके हैं। नेपाल सरकार ने 3 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगाने का फैसला किया था। इन प्लेटफॉर्म्स ने मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। 28 अगस्त से 7 दिन की समय सीमा दी गई थी। 2 नवंबर को खत्म हो गई। इसके बाद सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगा, जिसके बाद युवा कहर बनकर नेपाल की सड़कों पर टूट पड़े। प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि सरकार को गोली मारने का फरमान जारी करना पड़ा। तोड़फोड़ पर सीधे जान लेने का ऑर्डर जारी हुआ। प्रदर्शन की शुरुआती कुछ घंटों में ही प्रदर्शनकारियों की मौत की खबरें आने लगी। साथियों की मौत पर उबाल और जबरदस्त है। युवा सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में है। नेपाल में रील पर शुरू हुए इस संग्राम का अंजाम क्या होगा, इसका अंदाजा भी लगा पाना मुश्किल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल में भ्रष्टाचार को लेकर युवाओं में पहले से गुस्सा था। जिस आग में घी का काम बैन वाले आदेश ने कर दिया। जाहिर है नेपाल में आज न सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर तार-तार हुआ है, बल्कि सरकार और सिस्टम पर बड़ा सवालिया निशान लगा है। नेपाल भी अब उन देशों की कतार में आ गया है जहां सरकार के फैसले के खिलाफ देश की सबसे बड़ी पंचायत तक पर कब्जा कर लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अभी सोशल मीडिया कंपनियां किस तरह दुनिया को चला रही हैं, किस तरह एक देश को कंट्रोल करती हैं, ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल इस पर आपको देते हैं। सूचना का प्रवाह देखिए, ये जो कंपनीज हैं, सोशल मीडिया कंपनीज, ये नियंत्रित करती हैं। बहुत आसानी से सूचना का प्रवाह बनता है। सार्वजनिक राय को भी ये प्रभावित करती है, क्योंकि जिस तरह का कंटेंट शेयर होता है, लोगों की राय बदलती जाती है। विशिष्ट कंटेंट को ये सेंसर करती हैं। यूजर डेटा इकट्ठा करती हैं। जो यूजर्स जुड़ते हैं उनका पूरा डेटा इनके पास होता है, और मन मुताबिक कंटेंट को ये प्राथमिकता देती है। इनको जो सही लगता है उस हिसाब से प्रमोट करती है। सरकारों पर भी ये प्रभाव डालती हैं। मोनोपोली बाजार में हावी है इनकी, और दुनिया भर में पहुंच है। प्राइवेसी उल्लंघन भी ये करती है, क्योंकि बहुत सारा जो पर्सनल डेटा ये साझा कर देती है। राजनीतिक बहस को ये आकार देती है, क्योंकि अलग अलग तरह के लोगों के थॉट्स होते हैं जो यहाँ पर शेयर किए जाते हैं। कुछ को प्रमोट किया जाता है, कुछ को डिमोट किया जाता है, और उसमें एक बहस जैसी स्थिति बन जाती है। आज एक सवाल तो ये भी है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए संसद तक पर हमला बोल देते हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये साल 2022 में श्रीलंका में भी प्रदर्शनकारियों ने सरकार का विरोध करते हुए राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय पर हमला बोल दिया था, जिसके बाद गोटबाया राजपक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ा था। ये उसी प्रदर्शन की तस्वीरें हैं श्रीलंका की 2022 की। अब ये तस्वीर तो आपने देखी, ऐसा नहीं है आखिरी तस्वीर है। दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। आपको कुछ याद भी आ रहा होगा ये तस्वीर देखकर। ये बीते साल की तस्वीर है, जब शेख हसीना के खिलाफ युवा सड़कों पर उतर आए। मुजीबुर रहमान का कैसे पुतला नीचे किया गया, जिन्होंने आज़ादी दिलाई, वो आप तस्वीर देख रहे हैं। प्रदर्शनकारी ढाका में बने संसद भवन के बाहर इकट्ठा हुए, अंदर गए। शेख हसीना के घर पर भी हमला बोला। ये वो बांग्लादेश की तस्वीर है। तो श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, ये तस्वीरें बताते हैं कि ये होता रहता है। और तस्वीर दिखाते हैं आप लोग को, और तीसरी तस्वीर दिखाते हैं। तीसरी तस्वीर दीजिए। साल 2021 की तस्वीर, तीसरी तस्वीर आपको यूएस कैपिटल की दिखा रहे हैं, जब ट्रंप की हार हुई थी, आपको याद हो, और तब प्रदर्शनकारी कैपिटल हिल पर चढ़ गए थे। ये ट्रंप के समर्थक थे, जिन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ट्रंप हार गए। जो ट्रंप की हार के बाद चुनाव परिणाम पलटने की कोशिश कर रहे थे, तब बहुत हंगामा हुआ था। तो ये तस्वीरें बार बार सामने आती रही। अब इन तस्वीरों को देखने के बाद आप ये समझ सकते हैं कि चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, या फिर चाहे अमेरिका हो, हर देश में लोग संसद तक धावा बोलने से नहीं चूकते। लेकिन ये सिर्फ भारत में ही संभव है, जहां सबसे ज्यादा आबादी रहती है, सबसे ज्यादा